What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Our Family. ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई है। बहुत से लोग लाइफ में टेंशन लेते रहते हैं, कई सारी बातें बताते हैं, पर लेकिन जो काम उनको करना होता है वो नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से एक बात मैं आप लोगों के माइंड में क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आज नहीं तो कल आप लोगों को क्लियर करनी ही पड़ेगी। जो टेंशन होती है वो आप लोगों का जो काम आप लोग करना चाहते हैं, एक तो वो नहीं करने देती है, दूसरी बात ये है वो हमेशा आपको बिजी रखती है। आप लोग उसको इंजॉय करते रहेंगे, यानी कि बिजी रहेंगे और आप लोगों को ये लगेगा कितने बिजी हैं आप, पर लेकिन आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा और आप लोग बिजी रहेंगे, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। तो इसलिए कभी भी टेंशन लेके ना तो किसी का भला हुआ है तो आप लोगों का भला कैसे हो जाएगा, ये बात माइंड में क्लियर कीजिए और शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देकर आप लोगों को अपने काम को कंप्लीट करना है, चाहे कोई भी काम आप लोग क्यों ना करते हो। ओके, और यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है, अब हम लोगों ने कल ही 70वां अपना रिपब्लिक डे परेड देखा। इसी के साथ में लगभग आप लोग देखते हैं 70 साल हमारे कंप्लीट आप लोग देखते हैं यहाँ पर, जिसके बेस पर हम लोगों ने जब अपना संविधान इंप्लीमेंट किया था तो शानदार तरीके से आज की डेट में भी हम लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। तो परेड को एंजॉय कीजिए। जिस किसी ने नहीं देखा होगा, ये राज्यसभा के यूट्यूब चैनल पर या फिर मैं भी इसको शेयर कर दूंगा फेसबुक पर, तो इसको जरूर देखिए। आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कल्चर किस तरीके से अलग अलग डाइवर्स लोग अपने अपनी झांकियां यहाँ पर निकालते हैं, किस तरीके से हमारी कंट्री में काम होते हैं। तो आप लोगों को बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सारी अपनी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं इनके बारे में आप लोगों को आइडिया जरूर होना चाहिए। आज है संडे और आज का दिन काफी स्पेशल है, क्योंकि आज कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं जो हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं किए थे, वो भी इंक्लूड करूंगा। साइंस एंड टेक वाला पोर्शन भी होगा। क्विज जो नॉर्मली आप लोगों को संडे को नहीं देखने को मिलता है, आज क्विज होगा क्योंकि कल नहीं हुआ था। तो आज का लेक्चर आप लोगों का और संडे के कंपेयर में काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफी कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एक बार नजर मान लेते हैं कल वाले आर्टिकल के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों से बोला था, ये वाला आर्टिकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, नहीं डिस्कस करना था। ये दोनों आर्टिकल जो यहाँ पर थे, ये दोनों वेनेजुला क्राइसिस से रिलेटेड थे, तो ये दोनों हम लोगों को डिस्कस करने थे और ये दोनों कंप्लीट डिटेल में मैंने कल डिस्कस कर दिए थे आप लोगों के लिए। डिटेल में पूरा यही आर्टिकल एक्चुअली में डिस्कस किया गया था और आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी न्यूज में रहेगा बहुत सारे रीजंस की वजह से। जैसे इंडिया और चाइना की बात की थी मैंने वहां पर, इसी तरीके से यूएसए और वेनेजुला की बात की थी, इंडिया और वेनेजुला की बात की थी। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के माइंड में वहां पर क्लियर हो जाएंगी, तो उसको जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, आज जो डिस्कस करूंगा ये वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। जो किसानों का जो लोन माफ किया जा रहा है उसको डिटेल में समझाया गया है। एक एस से आप लोग इसके ऊपर लिख सकते हैं और पूरा आंसर आप लोग यहां पर दे सकते हैं। तो डिटेल में शानदार तरीके से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, और ये तो एक लोकल आर्टिकल आता है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे। बाकी जो आप लोगों का पोर्शन रहेगा वो साइंस एंड टेक वाला रहेगा, पर पहले मैं ये आर्टिकल डिस्कस करूंगा क्योंकि डिटेल में पहले हम इसके ऊपर नजर डालेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए एग्जैक्ट सिचुएशन और कंडीशन। इससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, या फिर आप लोग इसे ऐसे या निबंध भी मान सकते हैं, तो अच्छे से इसको दीजिएगा। बात यहां पर यह की गई है, आज की डेट में अगर हम लोग जो लोन वेवर होता है, यानी कि जो किसानों का लोन माफ करते हैं, क्या वो उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव और सॉल्यूशन किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो वो कैसे? सॉल्यूशन जो होना चाहिए यहां पर ये बोला गया है कि वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल कवरेज होना चाहिए, यानी कि छोटे जो किसान हैं, जो उसके बाद में उनसे कुछ बड़े किसान हैं या फिर उससे बड़े किसान हैं, तो सबको कवर करना चाहिए। पर होता क्या है, नॉर्मली जो एक्चुअल जो कवर किया जाता है वो बड़े किसानों को किया जाता है, जो छोटे किसान हैं उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये कुछ ऐसा पैटर्न बनाने की बात की है, ताकि उस चीज़ को हम लोग समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि यहाँ पर लोन वेवर को अगर आप लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर चलेंगे तो बहुत सारे एक आप लोग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो वो कैसे किया जा सकता है वो हम लोग आर्टिकल के अंदर जानेंगे। तो आइए देखते हैं आर्टिकल को डिटेल पे। तो लोन माफ की बात की जा रही है। लोन माफ एक पैटर्न बन चुका है आज के डेट में। जो भी नई गवर्नमेंट बन के आ रही है उसका एक सीधा सीधा फंडा ये है कि भैया लोन माफ कर देते हैं और सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन लोन माफ करने में इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप लोग लेकर चल रहे हैं। यूनिवर्सल कवरेज आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप लोग इस तरीके से चलते रहेंगे जिस पैटर्न पर हैं, तो ये सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। हालांकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें अभी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बात को लेकर काफी सीरियस है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर यह बोला गया रिसेंटली अभी कि हम लोगों को मार्च से लेकर दिसंबर तक का जो प्रोटेस्ट देखने को मिला किसानों के द्वारा, उसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट अभी ये कह रही है यहां पर कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हम लोगों को करना पड़ेगा ताकि इसको समझ सकें कि किस तरीके से प्रॉपर वे में लेकर चला जा सकता है। लगभग 11 राज्य आज की डेट में ऐसे हैं 29 में से जिनके द्वारा लोन माफ करने की बात की गई है। तो यहां पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम और राजस्थान, और ये बड़े बड़े राज्य हैं। आप लोगों को नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो मैक्सिमम पोर्शन हमारी कंट्री का कवर हो चुका है। जहां बड़े बड़े एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी राज्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वहां पर हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। अब एक्चुअल में जो कवर करने वाली बात रह गई है
वो यहाँ पर एक वो नहीं होता है आप लोगों को बोले कि हाँ भेड़ चाल में सब चल रहे हैं और उसको कोई रिजल्ट भी नहीं निकल रहा है, तो वो चेंज करने वाली बात है। अब अगर ये अब चेंज नहीं किया तो जब लेट हो जाएगा तो इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डालेगा और सब चीज़ों को यहाँ पर एक तरीके से तहस नहस कर देगा और कोई इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। जब यहाँ पर ऐसी बात आती है कि लोन माफ करो, स्टेट गवर्नमेंट तो चलती चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अलग से प्रेशर पड़ता है। और बल्कि अगर देखें यहाँ पर अगर बैंकर की बात करें, जो हमारी कंट्री में बैंक हैं या फिर जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो यहाँ पर अलग अलग बातें बोलते हैं। एक साइड में तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, लोन माफ कर देती है, जरा सी देर में साइड में हो जाती है। फिर क्या प्रॉब्लम निकल के आती है, जो यहाँ पर बैंकर हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये बोलते हैं कि पुअर है बहुत बड़ी ये पॉलिसी जो हम लोग लोन माफ करने की बात करते हैं, लोन माफ करने का तरीका ही बिल्कुल गलत है हमारी कंट्री में। सबसे पहली बात क्या बोलेगी, 3 पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यहां पर यह बोला गया है, अगर आप लोग किसानों का लोन एक बार माफ कर देते हैं तो देखिए सबका तो आप लोग माफ करते नहीं है, जिनका आप लोग माफ करते हैं उसके चक्कर में जो दूसरे किसान हैं आखिर बेचारे वो भी तो मेहनत करते हैं। वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हमको भी आगे से लोन नहीं देना है, जब इलेक्शन आएगी तो माफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके की आदत बन जाती है, फिर जो किसान लोन दे पाते हैं वो भी देने से मना कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रीपेमेंट करने वाला जो एक तरीके से डिसिप्लिन होता है वो किसानों का आप लोग बर्बाद कर रहे हैं और फ्यूचर में ये और ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। पहली बात यहां पर ये बोली गई। दूसरी बात यहां पर ये बोली गई, इतने दिनों से लोन माफ करते हुए आप लोग आ रहे हैं, अगर उसका ऑल ओवर आप लोग इंपैक्ट देखेंगे, क्या इसकी वजह से एग्रीकल्चर में कोई प्रोडक्टिविटी आई है, क्या इसकी वजह से किसानों की हालत कुछ सुधरी है, या और भी दूसरे अगर आप लोग चेक करेंगे यहां पर बातें, तो वो बिल्कुल प्रोडक्टिविटी दिखाता हुआ नजर नहीं आता है। ये बहुत बड़ी बात आप लोग देखते हैं। तीसरी बात यहां पर देखने को मिलेगी, इसकी वजह से जो एक तरीके से फॉर्मलाइजेशन करने की बात की जा रही है एग्रीकल्चर को, यानी कि एग्रीकल्चर को एक ऐसा एक पैटर्न बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप लोग वेस्टर्न कंट्री में जाओगे, यूएसए में जाओगे, तो वहां पर क्या है, वहां पर नॉर्मली ये देखने को मिलता है एग्रीकल्चर को बिजनेस माना जाता है। एग्रीकल्चर जो किसान होते हैं, जो खेती करने वाले, वो एक तरीके से बिजनेसमैन की तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। उनके खेतों में से जो सामान निकलता है वो फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में से उसको प्रोसेस करके उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और फिर उनको मार्केट में बेचा जाता है। तो ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ जो सेक्टर किया जा रहा है, कनेक्टिविटी बनाने की मार्केट के साथ में किसानों की, और फिर उनको एक पैटर्न पे उनको अपना प्रॉफिट मिलता रहे और किसानों की खस्ता हालत को सुधारने की, वो यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप लोग लोन माफ कर देते हैं, आगे चलकर किसी रियलिटी में किसी को जरूरत पड़ रही है और उसको लोन की जरूरत है वहां पर अपनी एग्रीकल्चर को सही करने के लिए, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए भी क्रेडिट नहीं होता है और फिर बैंक देते हुए भी डरते हैं कि यार फिर वही कंडीशन बनेगी कि हमारे बैंक की खस्ता हालत होगी। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, इनको क्रिटिकली असेसमेंट करने की जरूरत है, सही तरीके से देखने की जरूरत है कि क्या रियलिटी में ये है ऐसा या नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर पीछे लेकर चलता हूं आप लोगों यानी कि हिस्ट्री में। तो 2 नेशनल वाइड लोन वेवर हुए पास्ट में, एक तो 1990 में हुआ जब हमारी इकोनॉमी में प्राइवेटाइज, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ। इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना रखी है और फिर छोटे छोटे पार्ट में वीडियो है, जाकर देखते हैं, लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक तो तब हुआ यहां पर। दूसरी बात यहां पर बोली जा रही है 2008 की बात करें, तब यहां पर लार्ज स्केल पर लोन माफ किया गया। पर लेकिन उस टाइम पर लोन माफ जो था और आज के टाइम पर जो लोन माफ है उसमें काफी डिफरेंस है। आखिर वो कैसे है, तो वो अभी एनपीए वाला जो इशू है उससे आप लोगों को समझ में आएगा। इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दूं, अगर मान लीजिए आप लोगों ने किसी को उधार पैसा दिया और आप लोगों ने उसको बोला कि भैया 2 रुपए का ब्याज देना है या फिर 3 रुपए % आप लोगों को ब्याज देना है, पर लेकिन वो इंसान क्या कर रहा है, ब्याज तो छोड़ो वो आप लोग का मूल भी वापस नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एनपीए हो गया, मतलब बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, ठीक है। इसी तरीके से बैंक से जो पैसा लिया जाता है, तो बैंक पैसा देना तो दूर की बात, वो बैंकों का पैसा रिटर्न करना तो दूर की बात है, ऊपर से उनका मूल भी नहीं जाता है, तो ये लगता है कि पैसा डूब गया। तो ये एक तरीके से मोटे मोटे शब्दों में आप लोग इसको एनपीए बोल देते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर बात करें यहाँ पर जो अभी मैंने फार्मर के जो डिसिप्लिन की बात की गई है, तो रीपेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो किसान है वो इंडस्ट्री जो है हमारी कंट्री में उससे ज्यादा डिसिप्लिन लोग हैं। यानी कि इंडस्ट्री में जो लोन जाता है, जो उससे जितना वापसी आता है, किसानों को उससे ज्यादा वापसी आ जाता है। आप लोगों को यहाँ पर डेटा भी आप लोगों के सामने है। एनपीए की जब बात करते हैं, ओनली 8% एनपीए आप लोग देखते हैं किसानों का जो होता है नॉर्मली आज की डेट में, अगर आप लोग लगे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 21% एनपीए पड़ा है इंडस्ट्री में, तो कौन ज्यादा बड़ा चोर है, किसान की इंडस्ट्रीज, तो सामने दिख रहा है। पर प्रॉब्लम क्या आती है, किसानों का एनपीए जो बनता है वो तो हाहुल्ला मचा देता है कि हाँ ये हो गया वो हो गया, पर लेकिन इंडस्ट्री का जो है उसको भरपाई करने की कोशिश की जाती है, कहीं फैक्ट्री बंद ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जाती है। और देखिए वो सही भी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग वहां पर उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। एक तरीके से वही एक तरीके से एक नींव मानी जाती है। अगर आप लोग देखें एजुकेशन लेकर जा रहे हैं, इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलेगी, तो एक अलग तरीका पैटर्न जनरेट हो जाएगा। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप लोग इंडस्ट्री को तो उठाने की कोशिश करें, अगर डूब रही है, एग्रीकल्चर में आप लोग ऐसा ना करें, तो उसको भी पैटर्न में लेकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी रखते हैं, जैसे अभी बैंक की बात की गई है, बैंकों में बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज किया गया है ताकि उनकी खस्ता हालत को बचाया जा सके। ये काम आप लोग को एग्रीकल्चर में भी करना है। अगर एग्रीकल्चर की यहां पर बात करते हैं,
जैसे देखिए, जो अगर देखें यहाँ पर एनपीए 2001 से लेकर 2008 तक ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन किया है, यानी कि बढ़ा नहीं है। कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं देखने को मिला जिसमें यहाँ पर बढ़ता हुआ ये नजर आया। और जब अभी रिसेंटली 2008 में लार्ज स्केल पर जब लोन माफ किया गया, तब भी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला कि ये लोन माफ की वजह से डिफॉल्टर रेट बढ़ा हो लोगों का, ऐसा भी कुछ देखने को मिला। लोवेस्ट ऑल एनपीए आप लोग देखते हैं, अगर यहां पर 2001 की बात करें, ये रिकॉर्डेड किया गया 2009 में, पर लेकिन आज की डेट में ये बढ़कर 2011 में 5% हो चुका था, और आज की डेट में हम लोगों ने अभी देखा ये 8% हो चुका है। ठीक है, तो पहले जो था लोन, देखिए पहले एक पैटर्न हुआ करता था, जिन किसानों को जरूरत है वो लोन ले लेते थे, उसके बाद में अगर उनको जब भी उनको टाइम मिलता था, उनकी प्रोडक्टिविटी ठीक होती थी, तो वो लोन को वापसी अपना रीपे कर देते थे, ये कंडीशन हुआ करती थी। पर आज की डेट में इलेक्शन के साथ में इसको कनेक्ट करके ये जो हरकतें कर दी गई हैं, इसकी वजह से लोग जो लोन पे करते थे वापसी, वो भी आज के डेट में लोन पे नहीं कर रहे हैं, और ये नेचर बन चुका है कि इलेक्शन तो आएंगे ही और लोन माफ हो जाएगा, तो कौन लोन पे करेगा, फिर क्यों फालतू में मेहनत करने की जरूरत है। और बल्कि जो लोन नहीं लेते थे वो भी सोचते हैं कि लोन ले लेते हैं कि इलेक्शन आएंगे तो माफ हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा बोल रहा है आज की डेट में। अगर आप लोग उठाकर देखेंगे इसको, तो जो रीपेमेंट का बिहेवियर है कहीं ना कहीं वो इस तरीके का नहीं था जैसा आज के डेट में बन गया है, और ये कहीं ना कहीं इलेक्शन की वजह से आप लोग देखते हैं ये कंडीशन निकल कर आई है। फैक्ट ये है एक्चुअल में, अगर देखा जाए, जो लोग रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं लोन, और ये देखने को मिला एग्रीकल्चर में कोई ग्रोथ ही नहीं है, जितना वो इनपुट देते हैं एग्रीकल्चर में उतना आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, तो फिर कहां से निकल कर आएगा। और ये बात बोली गई है डी सुब्बा राव, फॉर्मर गवर्नर आरबीआई के, 2009 में उनके द्वारा ये बोला गया कि जो यहां पर ये कंडीशन निकल के आती है, एग्रीकल्चर का जो एनपीए बनता है, ये लोन न देने की वजह से नहीं है कि वो वापसी उसको रिटर्न नहीं कर पाते हैं, ये है जनरल इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है उसकी वजह से यहां पर ये कंडीशन निकल के आ रही है। यानी कि किसी और की प्रॉब्लम यहां पर किसानों के ऊपर चेपी जा रही है कि ऐसा कुछ हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये इकोनॉमिक स्लो डाउन है, क्योंकि वो जितना लगा रहे हैं खेतों में उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है, लोन कहां से दे पाएंगे बेचारे वापसी, ये आप लोग देखिए। और दूसरा, इसको इलेक्शन के साथ में कनेक्ट कर दिया है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये बात बोली गई किसके द्वारा, रघुराम राजन जी के द्वारा, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। इसमें ये बोला गया उनके द्वारा कि देखिए आप लोग जो ये मैनिफेस्टो होता है ना, जैसे इलेक्शन आएंगे अभी सब अपना मैनिफेस्टो लेकर आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये सारा मैनिफेस्टो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्लियर करना चाहिए। अगर कोई ऐसी हरकतें यहां पर करता है जिससे हमारी इकोनॉमी को लॉस पहुंचता है, कि मैं लोन माफ कर दूंगा, मैं लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सबको, ऐसी ऐसी हरकतें कोई करता है जो कि एक तरीके से इकोनॉमी पे से इंपैक्ट नहीं डालती है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में अमेंडमेंट करके पावर देनी चाहिए कि ऐसे मैनिफेस्टो को वहीं पर ही रोके, और या फिर पार्टी पर भी कुछ ना कुछ इसका पेनल्टी लगना चाहिए। यानी कि अगर कोई ज्यादा ही उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, इकोनॉमी किसी की पार्टी की थोड़ी ना यार, पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। पर लेकिन ये करेगा कौन, अमेंडमेंट तो वही करेंगे, उन्हीं के हाथ में, तो अपने गले पर तलवार कोई नहीं टांगेगा। तो ये उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो बात की जा रही है, एनपीए बढ़ा दिसंबर के बाद में तो और भी ज्यादा पड़ गया, 2000 वो पहले यहां पर 2015 के बाद में बढ़ गया, और यहां पर अगर नवंबर दिसंबर की बात करें 2016 की, डीमोनेटाइजेशन ने आकर कंगाली में आटा गीला कर दिया। पहले था, अब और ज्यादा बढ़ गया। आखिर क्या हुआ यहां पर सबसे बड़ी बात जो ये निकल के आई, सबसे पहले किसानों के पास में कैश की कमी हो गई, क्योंकि किसान अगर मान लीजिए कोई टमाटर खेतों में उगा रहा है, कोई आलू उगा रहा है, मार्केट में बेचने जाता है, तो उनके पास में पेटीएम नहीं होता, वो अपना उसमें जो भी उनके पास में घोड़ा गाड़ी जो भी होती है भर के ले जाते हैं और बेच देते हैं मार्केट में, तो ये कंडीशन आती है। पर लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम निकल कर आई, यहां पर दूसरी प्रॉब्लम निकल कर आई कि कैश की कमी यहां पर लोगों के पास में हो गई, जिसकी वजह से खेतों में ढंग से काम नहीं कर पाए। दूसरा, जो यहां पर जो आउटपुट जो मार्केट में जो प्राइस उनको मिल रहा था वो वहां पर मिल ही नहीं पाया, लोगों के हाथ में पैसे नहीं थे, लोगों ने खरीदा नहीं, इसकी वजह से प्राइस डाउन आते चले गए। और टमाटर कुछ ऐसी फसल है, अगर ज्यादा लंबे समय तक इनको बेचा नहीं जाएगा और यूज नहीं किया जाएगा तो खराब होने लगती है, सप्लाई चेन यहां पर कट गई। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, पूरी कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट ये पड़ गया, जिसकी वजह से जो हमारी जो खेती है वो और भी ज्यादा बर्बाद यहां पर होती नजर आई। लोन वेवर को एक तरीके से प्रमोट जिस तरीके से किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं और भी कई सारी बातें दिखाता है यहां पर, और जो कि नेगेटिव डायरेक्शन है। सबसे पहली बात क्या की जा रही है यहां पर, एक तो ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करता है, यानी कि लोन माफ कर दिया, अब उसकी ये थोड़ी ना है कि जिसका लोन माफ किया गया है वो उसको खेती में ही जाकर इन्वेस्ट करेगा, वो ये करेगा कि यार ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, वो ये करेगा कि इरिगेशन की फैसिलिटी सुधार लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बहुत और भी प्रॉब्लम रहती है जो इससे बड़ी है घर में, उसको सुधारने की कोशिश करता है, ये प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं बढ़ाता है यहाँ पर। तो लोन वेवर करना एक तरीके से अब तक का ये माना जा रहा है ये कोई फायदा ही नहीं करता है, उस पैसे को कहीं और यूज कर लिया जाता है। अगर आप लोग प्रॉपरली एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेडली स्कीम बनाकर चलेंगे तो वो एक तरीका होगा यहाँ पर सोल्यूशन करने का। तो इसी के बारे में बोला जा रहा है, और इसी की वजह से क्या होता है, देखिए कई बार एक प्रॉब्लम और निकल कर आती है, लोन माफ करने के बाद में जो बैंक की जो खस्ता हालत होती है, बैंक भी आगे आने वाले टाइम में लोन देने से बचते हैं, उनको पता है कि यहां पर ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, अगर इससे अच्छा किसी दूसरे को देंगे वहां से प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा।
पर लेकिन आज की डेट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे बैंक में बोला इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको जो खस्ता हालत उनकी हो रही थी सुधारने के लिए, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये है, अगर आप लोग आगे देखकर चलेंगे, देखिए लोन वेवर को भी एक प्रोडक्टिव वेवर बनाया जा सकता है, यानी कि इसको भी एक ढंग से ये बोला जा सकता है कि इफेक्टिव है। कहने का मतलब यह है लोन वेवर भी एक तरीके से अगर आप लोग देखें, ये तो बोल नहीं सकते कि सब चीजों का सोल्यूशन है, पर हाँ एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बात अगर बोले, यानी कहने का मतलब ये है अगर एक काम को ढंग से किया जाए तो वो काम एक तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, यानी कि लोन माफ करना बेकार बात है। पास्ट में आप लोगों ने देखा है 2008 में किया गया था और 90 में किया गया था, उस टाइम पर फायदा देखने को मिला था, किसानों की हालत सुधरी थी, पर लेकिन प्रॉपर वे में करना चाहिए, ये नहीं कि इलेक्शन के चक्कर में ये ऐसा पैटर्न बना के लोन माफ करें जैसा भी चल रहा है। तो दोनों ही बात यहां पर हो गई। एक तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि लोन माफ करने से सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन होता है, पर ये भी नहीं बोल सकते कि सब चीजों का सॉल्यूशन होता है। तो दोनों ही तरीके से बोलना यहां पर गलत बात आप लोगों के लिए होगी। यहां पर पब्लिक बैंक की अगर बात करें, क्रेडिट वो देते हैं यहां पर किसानों को, पर लेकिन वो मैक्सिमम लार्ज किसानों को जाता है, जो छोटे मझोले किसान हैं उन तक वो नहीं पहुंच पाता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ में अगर आप लोग देखेंगे यहां पर जब इनको लोन नहीं मिल पाता है, जो छोटे किसान है, तो वो क्या कर जाते हैं, वो मनी लेंडर यानी कि जो साहूकार है उनके पास में जाते हैं, जो गांव में पैसा मनी देते हैं उनके पास जाते हैं, और फिर कई बार तो ऐसा होता है बहुत सारे एरिया ऐसे हैं ये उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, जो छोटे किसान हैं, यानी कि उनके हिसाब से काम करने स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन कहां है फिर? तो अब सॉल्यूशन कहां से निकल के आए? सॉल्यूशन जो निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है यहाँ पर केरला की साइड से, यानी कि हमारी कंट्री में जो केरला आज के डेट में पैटर्न फॉलो करके चल रहा है, या तो आप लोग उससे सीख सकते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। आखिर वो क्या सॉल्यूशन है, उससे पहले आप लोग ये समझिए कि देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जो लोन वेवर होना चाहिए वो एक यूनिवर्सल कवरेज होना चाहिए, यानी कि बड़े किसानों को आप लोग कवर कर ले रहे हैं, और जहाँ पर जो स्मॉल या फिर जो मार्जिनल रह जा रहे हैं उनको आप लोग छोड़ दे रहे हैं। अब केरला की बात करते हैं। केरला में यहाँ पर केरला फार्मर्स डेट रिलीफ कमीशन एक्ट 2016 है, वो 16 है, वो 6 है, सॉरी, मतलब ये है यहाँ पर केरला फार्मर डेट रिलीफ कमीशन, ये एक्ट 2006 का है। इसके हिसाब से क्या माना जाता है, यहाँ पर एक पैटर्न लेकर चल रहे हैं कि देखिए जैसे बोरोवर और लेंडर होता है तो उनके बीच में एक अलग कनेक्शन यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए किसी से, मान लीजिए ये नहीं कि बैंक से ही लेना है, ठीक है, अगर किसी और पर्सन से भी यहाँ पर मनी ली, उसको बोला जा रहा है कि ये लेंडर है और लेने वाला बोरोवर है, यानी कि ये माना जाता है कि जिससे पैसा ले रहा है वो भी बैंक के तरीके से दे रहा है। और कई बार तो यहाँ पर इसके अंदर लाइसेंस भी उनको दिए जा रहे हैं, यानी कि ये पर्सन दे सकते हैं, यहाँ पर इनसे पैसे ले सकते हैं, वेरीफाइड कर दिए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में अगर मान लीजिए कोई लोन नहीं दे रहा है उनका वापसी, तो फिर कमीशन वहां पर चेक करता है, यानी कि प्रॉपर में क्या लोन वेव कर देना चाहिए यहाँ पर, या रीशेड्यूल करना चाहिए, या रिड्यूस करना चाहिए, तो पूरा चेक कमीशन करता है वहां पर। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके सबका लोन माफ कर दिया, जिसको जरूरत है उसका लोन माफ करो, जिसको जरूरत नहीं है उसका लोन माफ मत करो। तो वो देखना पड़ता है एक्चुअल में किसको वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि ये जो काम किया जाएगा ये लोकल गवर्नमेंट को इंक्लूड करके काम किया जाएगा, ऊपर से आपका हम लोग काम नहीं कर सकते। तो ये यहां पर काफी इंटरेस्टिंग बात बोली गई है। तो जिस तरीके से केरला में पैटर्न फॉलो करके चला जा रहा है, इसी तरीके से आप लोग दूसरे राज्य में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया लेकर यहां से आप लोग आगे भी काम कर सकते हैं। अगर यहां पर ऐसा नहीं किया गया तो काफी प्रॉब्लम आगे पड़ने वाली है, तो अर्जेंटली पॉलिसी यहां पर निकल कर आनी चाहिए। और दूसरी साइड में यहां पर यह भी बोला गया है कि देखिए आप लोगों को जो पैटर्न लेकर चलना चाहिए, किस तरीके से आप लोग सुधार सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले प्रोवाइड करानी चाहिए आप लोगों को सब्सिडीज। तो एक तरीके से इनपुट सब्सिडीज, यानी कि जो खेतों में लगाते हैं, अगर कोई भी यहां पर इनपुट बीज वगैरह हो गया या फिर कोई भी खाद वगैरह हो गया, तो उसके लिए प्रॉपर रहिए यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को जो पॉलिसी यहां पर लेकर आनी चाहिए, जो स्वामीनाथन जी के द्वारा बोला गया था, तो उसको फॉलो करके चलने चाहिए। रिकमेंडेशन यहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनाई गई थी, उसका पैटर्न फॉलो करिए। इसी के साथ में यहां पर प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, यानी कि अगर किसान खेतों में उगा रहे हैं कुछ, तो उनका एक सही प्राइस उनको मिलना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होना चाहिए, साहूकार के ऊपर उनको डिपेंडेंसी ना हो, या फिर अगर साहूकार भी आप लोग कनेक्ट करने हैं तो यहां पर केरला वाला फंडा लेकर चलना है, तो लाइसेंस वगैरह उस तरीके से आप लोग लेकर चल सकते हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए। क्रॉप इंश्योरेंस प्रॉपर वे में सबको कवरेज होना चाहिए। अफोर्डेबल साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जैसे टमाटर वगैरह हो गए या फिर कोई भी दूसरे प्रोडक्ट है जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको किस तरीके से हम लोग सही कर सकते हैं। या फिर जो एग्रो प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए, ताकि किसानों से डायरेक्ट इंडस्ट्री को कनेक्ट किया जा सके और उसका आउटपुट निकल सके। तो ये है कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि अब आप लोग यहाँ पर आंसर दे पाएंगे। आप लोग इसको ऐसे निबंध के तरीके से भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी एग्रीकल्चर की कंडीशन सुधार सकते हैं, तो उस तरीके से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। ओके, तो आंसर दीजिएगा कंप्लीट। आइए अब चलते हैं साइंस एंड टेक वाले पोर्शन के ऊपर। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी बॉडी पर टैटू आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनके जो टैटूज वगैरह जो
बॉडी पर कराए जाते हैं, ये माना जा रहा है कि वो नॉर्मली, ये एक स्टडी की गई है कि ज़्यादातर लोग वो स्मोकर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आप लोगों को उनको देखने को मिलेंगे जो टैटूज वाले लोग हैं। ये स्टडी की गई यहाँ पर एक, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी जो जर्नल है यहाँ पर, उसके द्वारा यहाँ पर ये स्टडी सामने निकल कर आई है। तो जो भी है सही है या गलत है आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के आसपास में अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बात की जा रही है यहाँ पर आंखों के कैंसर के बारे में। देखिए कई बार आज के में सोसाइटी में ऐसा देखने को मिलता है, जो बच्चे हैं उनकी आंखों में कैंसर पाया जा रहा है, तो उसके सॉल्यूशन की यहाँ पर भी बात की जा रही है। तो इसको बोला जा रहा है रेटिनोब्लास्टोमा। तो ये रेटिनो जो ब्लास्टोमा है यहाँ पर, ये देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये आखिर है क्या, ये एक तरीके से जो बच्चे की रेटिना है उसमें एक ट्यूमर होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर काफ़ी एक तरीके से आंखों को बर्बाद कर देता है। तो उसके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने की अभी रिसेंटली बात की गई है। अगर देखेंगे आप लोग रेटिनोब्लास्टोमा का लगभग 8,000 केस वर्ल्ड वाइड आप लोगों को देखने को मिलते हैं हर साल। 11% है टोटल जो भी कैंसर आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो बच्चों की एज में, खासकर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन निकालने की बात जरूरी थी यहाँ पर। इसी के चलते यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रीजन ये भी है यहाँ पर इसका होने का, इनएक्टिव जीन RBN जीन है यहाँ पर जो कि इनएक्टिव रहता है, जिसकी वजह से ट्यूमर क्रिएट होने लगता है। तो ये जो यहाँ पर है नॉर्मली कीमोथेरेपी की जाती थी, पर उसकी वजह से विजन लॉस का भी काफी ज्यादा यहाँ पर एक चक्कर रहता था। तो अब उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक नई स्टडी की गई है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके के वर्ड आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। या फिर अगर बीमारी की बात आती है कैंसर की, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि 11% ऑल कैंसर जो है यहाँ पर चिल्ड्रन में अंडर एज 1, तो उसके भी आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर बात की जा रही है गम डिसीज के बारे में। आप लोग देखते हैं कई बार जो दांत होते हैं हमारे, उनके ऊपर रेड रेड आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है काफी ज्यादा। ये तो मान लो हेल्दी गम हो गया, इस तरीके से देखिए, ठीक है। जो दांतों के ऊपर वाली जो स्किन होती है, आप लोग जब दांत अपने ब्रश करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी के बारे में किया जा रहा है। अगर यहाँ पर रेड रेड हो जाता है इस तरीके से, तो ये काफी प्रोबेबिलिटिक है यहाँ पर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये बोला जा रहा है कि जो गम इन्फेक्शन है यहाँ पर, ये इस तरीका है एल्जाइमर डिजीज के साथ भी लिंक है। यानी कि जिनके दांतों पे इस तरह की चीजें यहां पर रहती है, उसको एल्जाइमर डिजीज होने के भी चांसेस काफी ज्यादा हैं। ये क्या होती है, ये एक दिमागी बीमारी होती है जिसमें आप लोग चीजों को भूलने लगते हैं। इसी के साथ में आप लोग जो फोटो वगैरह आप लोगों को पहचानने में बोला जाए, पहचानने के लिए आप लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, आप लोगों की मेमोरी लॉस होने लगती है। पर लेकिन नॉर्मली जो ये एज में होता है, ये एज के साथ में ज़्यादा चीज़ें होती हैं। यानी कि जो एज ज़्यादा होती है लोगों की, उनमें ये ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर अच्छे से खाए पिए, अपने दांतों को साफ रखें, तो ये भी एक तरीके से दिमाग के साथ में इसको कनेक्शन आप लोग देखते हैं, जो कि अभी स्टडी निकल कर आई है। देखिए बेसिकली घुमा फिरा के जितनी हम लोग बात करते हैं ना संडे में, ऐसी ऐसी बात होगी, एक रिजल्ट निकल के आता है। अगर सही से खाएं, अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखें और एक्सरसाइज करें, तो कोई भी बीमारी आप लोगों को जल्दी से आकर छुएगी नहीं। आप लोग खुद इन्विटेशन देते हैं बीमारी को कि भैया आओ और जो भी करना है कर डालो। तो ये एक प्रॉब्लम नॉर्मली देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कैपिलरीज के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ये आप लोगों को पता होगा कैपिलरीज और वेन्स, जो आप लोगों ने ये इसके बारे में, ये क्या होती है यहां पर, जो यहां पर देखिए, सॉरी फिर से सुनिए इसको एक बार। जो कैपिलरीज होती हैं दो तरीके की होती हैं, एक तो आर्टरी होती हैं और दूसरी वेन्स होती हैं। आर्टरी में क्या रहता है, जो यहाँ पर हार्ट से जो ब्लड आता है, ठीक है, ये यहाँ पर आता है और यहाँ पर ये इसको क्लियर करती है और फिर यहाँ से ये होता हुआ फिर यहाँ पर जाएगा ये हार्ट की तरफ को। यानी कि इसमें जो होता है वो दूषित ब्लड आता है और फिर ये इसको प्योर करके फिर वापसी भेजती है। तो आर्टरी में जो ब्लड आता है वो दूषित आता है, पर लेकिन जब निकलता है तो प्योर निकलता है। इसमें देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये जाता है प्योर होकर हार्ट की ओर को। तो ये कहाँ से निकलता है, फिर वेन से निकलता है जाकर। तो यहाँ पर देखते हैं इनपुट यहाँ से होता है और आउटपुट यहाँ से होता है। ये कैपिलरीज होती हैं दोनों, आर्टरी और वेन्स। तो अभी इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है उसको देखने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। कई सारी बीमारी होती हैं जिसको आगे चलकर सुधारा जा सकता है, और इसको जो बोला है इन्होंने, ये बोला है यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में SCOCTA, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये है यहाँ पर स्पेक्ट्रल कॉन्ट्रास्ट ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी एंजियोग्राफी, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है SCOCTA। तो जिसके तहत यहाँ पर SCOCTA, जिसके तहत यहाँ पर कैपिलरीज को देखने की बात की जा रही है, उसकी इमेजिंग की जाएगी 3D इमेजिंग टेक्निक के थ्रू, यहाँ पर इसको देखा जाएगा। तो इसकी वजह से 40 बिलियन, जो ये मॉनिटर नॉर्मली जो हमारी बॉडी में 40 बिलियन के करीब कैपिलरीज जो टिनी हेयर्स जैसी होती हैं, जो मैंने आप लोगों को अभी पिक्चर में यहाँ पर दिखाया, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आगे चलकर जो भी जिस तरीके से यहाँ पर जो टास्क रहती है उसको कैसे करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है निकल के, तो कॉम्प्रिहेंसिव उसके फंक्शन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम लोग, और ये किस तरीके से हमारी बॉडी में एक कई तरीके जो एरिया है उनको कवर करने की कोशिश करती है। प्रॉपर ऑक्सीजन जाना,
ब्लड जाना, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर एक अच्छी बात आप बोल सकते हैं, आसानी से इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है, घी, दूध, दही, ये सब जो होता है, पनीर वगैरह, नॉर्मली क्या बोलते हैं कि फैट है यार, ये मत खाओ फैट, ठीक है, पर लेकिन डाइट में ये इंक्लूड होना चाहिए। इसको बोलते हैं यहाँ पर मेडिटेरेनियन डाइट, ठीक है, तो एमडी डाइट इसको बोला गया है। अगर ये है तो कई तरीके की जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज है वो कम हो जाती है। यानी कि जो लोग बोलते हैं ना फैट मत खाओ, ये सब चीज़ें, तो देखिए कम से कम आप लोगों को दूध डेली आप लोगों की डाइट में होना चाहिए 1 गिलास, इसी के साथ में थोड़ा घी भी आप लोगों को यूज़ करना चाहिए जरूर। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को डेली करना चाहिए। यहाँ पर कैल्शियम की कमी होती है बॉडी में, उसको कवर करती है। तो कई सारी जो हार्ट की बीमारी है, अगर हम लोग कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होती है जिसको हार्ट की बीमारी बोलते हैं, हर साल यहाँ पर 17.9 मिलियन जो लोग हैं यहाँ पर इसकी वजह से ये इस पे अफेक्टेड होते हैं। 31% ऑफ द ग्लोबल जो डेथ है वो इसी की वजह से हो रही है। 31% जो ग्लोबल में लोग मर रहे हैं वो इसी की वजह से हो रही है। तो देखिए जो लो फैट जो डाइट नॉर्मली रिकमेंड की जाती है, पर लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल फैट को खत्म ही कर देना है, क्योंकि बॉडी जो है यहाँ पर फिर हार्ट की बीमारी और भी कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि एक डाइट जो होनी चाहिए वो एक ऐसी डाइट होनी चाहिए जो एक बैलेंस डाइट आप लोग बोले, कहने का मतलब ये है, यानी कि बिल्कुल ही खत्म कर डालें। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ये मिल्क के बारे में बात की जा रही है, या फिर आप लोग कुछ भी पीते हैं, शरबत वगैरह या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उनमें सब में कुछ ना कुछ शुगर देखने को मिलती है। तो शुगर कंटेंट नॉर्मली, रामदेव जी की भी आपने बात सुनी होगी, रामदेव बाबा जी की, कई बार वो बोलते हैं कि दोनों वाइट चीज़ों से दूर रहो, नमक से और शुगर से, ठीक है। ये काफ़ी खतरनाक होती है, जितना जरूरी है उतना ही खाओ, खाने में डाल के खाओ। वैसे इनको ये मत खाओ कि हाँ डाल रहे हैं मुंह में और पानी पी रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, नमक थोड़ा सा नमक लिया 1 चम्मच में और नींबू में मिला और चम्मच पीकर ऊपर से पानी पी लिया। तो मतलब कहने का ये ऐसी हरकतें कुछ नहीं करनी है, एक्स्ट्रा खाने से बचो इनको, जो शुगर वगैरह होती है ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर इस तरीके से देखें, कई तरीके से लीवर के डिजीज या फिर और भी कई तरीके जो आप लोग ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, इनमें सब में शुगर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। नारियल पानी सबसे बेस्ट है अगर देखा जाए तो बाकी कहने का मतलब ये है, जैसे नींबू पानी हो गया, उसमें नींबू और हल्का सा नमक डालें आप लोग, ज़्यादा ये नहीं कि चीनी भी डाल लें, नमक भी बहुत सारा डाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सुधारो इन कुछ चीज़ों को, ये भी बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं, आज की डेट में 90% लोग ऐसे हैं जो अपना जो काम कर रहे हैं उससे खुश नहीं है, और वो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। यानी कि काम कर रहे हैं पर डिप्रेशन में है, काम कर रहे हैं पर उनको कई सारी प्रॉब्लम रहती है, एंजाइटी रहती है, लोगों को लेकर कई सारी और सब प्रॉब्लम रहती है। इस तरीके से देखने को मिलता है, और जिस तरीके हमारा लाइफ स्टाइल हो चुका है वो बहुत सारी बीमारियों को दावत भी आज की डेट में देता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर यही बोला गया है कि इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर एक राइट टू हेल्थ भी यहाँ पर एक तरीके का राइट होना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो एक अच्छी बात बोल रहे हैं, कहीं कहाँ पर काम कर रहे हैं प्रॉपर वे का होना चाहिए, प्रॉपर वे में वहाँ पर एक क्लैरिटी होनी चाहिए, हाँ ये काम करना है, ये नहीं करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो सब होना चाहिए। तो उसके बारे में बात की गई है WHO के द्वारा, राइट टू हेल्थ होना चाहिए। आगे यहाँ पर बोली जा रही है कोलिजन के बारे में। कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हाँ उस ग्रह से वो चीज़ें टकरा गई हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कई बार। तो जो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो चीज़ें बनी है, जैसे पृथ्वी या फिर चांद, ये सब बोलें, ये कहीं ना कहीं कोलिजन की वजह से ही बने हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो आज की डेट में जो कंडीशन है यहाँ पर, जो कार्बन, नाइट्रोजन या अदर इसेंशियल जो भी यहाँ पर एलिमेंट है, वो ये माना जाता है कि बहुत बड़ा पार्ट जो प्ले किया गया वो कोलिजन के द्वारा प्ले किया गया है। तो हल्का सा इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है, स्टडी करने में फ़ायदा मिलता है। बाकी यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो फॉरेस्ट आज के दिन में हम लोग काटते जा रहे हैं, ये सब चीज़ें खत्म करते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो ह्यूमन और एनिमल में कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। अगर इसको सही रखना है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, फॉरेस्ट वगैरह इन सबको कटने से बचें और कहीं ना कहीं एक ऐसा इन्वायरमेंट बना के चलें ताकि ये ऐसी एक्टिविटी न हो। तो ये आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बात की जा रही है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हड़प्पा के टाइम पर कैसे लोग रहते थे, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी कैसे लोग रहते थे। आगे आने वाले 2 महीनों में उनका पूरा ढांचा तैयार होने वाला है। रिसेंटली अभी बहुत सारे खुदाई में हरियाणा में कई सारे ऐसे कंकाल मिले हैं जिनको कनेक्ट करके एक पूरा स्ट्रक्चर ढांचा बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये काम किया जा रहा है इंडिया और साउथ कोरिया के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा मिलकर। तो आने वाले कुछ टाइम में ही आप लोगों को पता चल जाएगा हड़प्पा में किस तरीके के ढांचे के लोग रहते थे। तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत छोड़ दी खिलौने की, यानी कि दीवार बनाने की, जो मैक्सिको और USA के बॉर्डर पर, वो अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि अब फिर से गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है काम। तो लगभग 34 दिन का शटडाउन रहा यहाँ पर, और फिर से काम स्टार्ट हो रहा है। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिल्ली का जो झांकी रही यहाँ पर अब की बार, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोग देखते हैं। कल लगभग आप लोग जो यहाँ पर ये झांकी देखने को मिली काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पर, ठीक है, ये दिल्ली की झांकी आप लोगों को देखने को मिली है, सॉरी 1 साल के बाद आप लोगों को देखने को मिली है, यानी कि गैप यहाँ पर आ गया था जो झांकी यहाँ पर है। पर लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जो गांधी जी की है उसके उपलक्ष्य में आप लोगों को देखने को मिली, गांधी जी से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो ये इंटरेस्टिंग है, तो याद आप लोग रखिएगा थोड़ा इसके बारे में।
बाकी इसी के साथ में ये भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यहाँ पर। इससे पहले ये वाली न्यूज़ देखिए आप लोग, यहाँ पर अब की बार जो हमारी कंट्री में ये 70वां गणतंत्र दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो सिरिल रामपोसा साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है वो चीफ गेस्ट रहे। इससे पहले नेल्सन मंडेला जी भी यहाँ पर चीफ गेस्ट रह चुके हैं, तो ये इंटरेस्टिंग बात है। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या साउथ अफ्रीका कोई और प्रेसिडेंट भी यहाँ पर चीफ गेस्ट रहा है, तो बहुत फ्यू पर्सनैलिटीज है जिनमें से इनका भी नाम आ गया है। इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, एक और कंट्री मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री की विजिट पर थे यहाँ पर, खासकर किसकी वजह से, हमारी कंट्री में जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ उस उपलक्ष्य में यहाँ पर ये प्रेजेंट थे, तो इनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया यहाँ पर हमारी कंट्री में। और ये एक स्पेशल ट्रिगर ट्रीटमेंट है क्योंकि ऑलरेडी किसी को इनवाइट कर रखा है और ऑलरेडी कोई पहले से अवेलेबल है, तो ये हल्का सा याद रखिएगा। कोबिता यहाँ पर इनकी वाइफ का नाम है और इनका नाम है केपी जगन्नाथ, तो दोनों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि ये स्पेशल केस बन गया है, दो कंट्री के लीडर हमारी कंट्री में थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, यानी कि हमारी कंट्री में कोई अगर जिस तरीके जो टेररिज्म एक्टिविटी होती है, ह्यूमन राइट ट्रैफिकिंग होती है, तो लोगों को कई बार पकड़ लिया जाता है दूसरी कंट्री के द्वारा, तो किस तरीके से एक दूसरी कंट्री के जो लोग हैं उनको वापसी भेजना है, तो बहुत सारे इश्यूज टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्पाइंग या फिर नार्कोटिक जो ट्रेड होता है उन सब के बारे में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन करने की बात की जा रही है चीज़ों को। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, 26 जनवरी के बारे में ही गांधी जी की रिलेटेड भी यहाँ पर साउथ अफ्रीका के द्वारा जो झांकी लगाई गई, उसमें ये झांकी थी जब गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था, जो पीटर्समेट्सबर्ग जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बारे में झांकी बनाई गई साउथ अफ्रीका के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आइए आज का क्विज देख लेते हैं क्या क्या बातें पूछी गई। कौन से फॉर्मर गवर्नर थे जिनके द्वारा ये बोला गया कि जो एग्रीकल्चर में आप लोग एनपीए देखते हैं ये जनरल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से होता है, ना कि किसानों की गलती की वजह से, ये बताना है। सेकंड जो बात की जा रही है, कौन सी सभ्यता के बारे में अभी बोला जा रहा है कि 2 महीने के बाद में पूरा कंकाल आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, स्केलेटन जो लोग यहाँ पर रहते थे, तो कौन सी सभ्यता के बारे में बोला गया है। आप लोग यहाँ पर ये बताना है कि किसके द्वारा यहाँ पर ये अभी जो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे अपना खुद का जो झांकी लगाई गई है जो गांधी जी से रिलेटेड है, ये बतानी है। सिरिल रामपोसा यहाँ पर जो अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं वो हमारी कंट्री के चीफ गेस्ट बने, इनके द्वारा इनके पहले कौन बने थे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका के द्वारा गांधी जी से रिलेटेड कौन सा इंसिडेंट था जहाँ पर इनकी झांकी लगाई गई उससे रिलेटेड। अगर बात करें जो मॉरिशस के बारे में, तो 2 पर्सनैलिटी हैं यहाँ पर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनकी वाइफ, दोनों के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए, जिन्होंने यहाँ पर 26 जनवरी पर वो भी पार्ट थे। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कौन सी कंट्री के साथ में साइन किया गया है। तो ये थे टोटल आज के डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। और देखिए जो कल का था वो भी आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है, और कल वाले में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसको भी आप लोग देखेगा जरूर, डिटेल में डिस्कस किया गया था वो इशू। तो बताइए कैसा रहा आपका ये जो गणतंत्र दिवस आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, और बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर जरूर दीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।